सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार स्वागत। आज हम चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत दो चरण में दो अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। पहले चरण में हम बात करेंगे कोरोना में रियायत भारी, लॉकडाउन जरूरी पर। वैश्विक महामारी कोरोना के भयावह रूप से पूरी दुनिया परेशान है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या आज 8 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। शुक्रवार को ही एक दिन में 27,761 नए मामले सामने आए थे। इस आंकड़े ने कोरोना के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एक दिन में अभी तक के सबसे ज्यादा मामले थे। हालात काबू करने के लिए देश के कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कंटेनमेंट एरिया बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी कोशिशें पर्याप्त हैं? जब इस देश में बमुश्किल गिनती के मामले थे तब हम पूरे देश को लॉकडाउन में ले गए, और जब कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी उस समय हम अनलॉक के चरण शुरू कर दिए। नतीजा सामने है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित देशों की कतार में तीसरे नंबर पर पहुंचे हुए हैं, और ब्राजील और अमेरिका को कब पीछे छोड़ देंगे कहना मुश्किल नहीं है। लिहाजा इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या एक बार फिर इस देश को कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है। इस अहम मसले पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन इस चर्चा के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज का विचार सूत्र का। और हमारा जो आज का विचार सूत्र है वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा कि अपनी गलती को सुधारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को चमकदार और साफ कर देती है। आशय इसका सीधा स्पष्ट है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे स्वीकारें और उसे सुधारें। इस प्रक्रिया से आप छोटे नहीं हो जाते हैं, बल्कि आप अपनी स्थितियों को और बेहतर कर लेते हैं। लॉकडाउन के संदर्भ में इस बात को अमल में लाने के संदर्भ में हमें आज विचार करना है। विचार इसलिए करना है कि हमने जिस समय पर लॉकडाउन किया उस समय यह दावा किया गया था कि इस लॉकडाउन के साथ हम कोरोना को हरा देंगे। कोरोना को हम हरा जरूर नहीं पाए, पर कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को रोक पाने में काफी हद तक कामयाब रहे थे। हम 1 लाख तक के आंकड़े पे पहुंचने में 80 दिन से ज्यादा समय लिए, लेकिन अब 1 लाख का आंकड़ा छूने में हमें बमुश्किल 3 से 4 दिन लग रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी कोरोना से संक्रमित नजर आएगी। लिहाजा इस बात पर चर्चा करने की, विचार करने की, समीक्षा करने की जरूरत है। क्या इन नई परिस्थितियों के बीच में हम एक बार फिर लॉकडाउन को एक उपाय के तौर पर अपनाएं या इसके अपनाने का कोई फायदा नहीं? 3 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टीएस सिंहदेव साहब, जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री होने के अलावा इस विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ चल रहा है इसकी बड़ी बारीक जानकारी रखते हैं। हमारे साथ में लीलाराम गुर्जर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। रणदीप सुरजेवाला जैसे कद्दावर कांग्रेस नेता को शिकस्त देने का गौरव उनके हिस्से में दर्ज है। साथ ही हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर दीपक जैन मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं पीजीआई रोहतक के। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर दीपक जैन से करना चाहते हैं और डॉक्टर दीपक जैन से बतौर विशेषज्ञ ये समझना चाहते हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में क्या वो तरीका है जिससे हम कोरोना के संक्रमण का जो ये गति का सिलसिला बढ़ रहा है। हिंदुस्तान दुनिया के ऐसे देशों में शुमार है जिसमें दिन गुजरने के साथ संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। क्या ऐसे में यह एक सार्थक कोशिश हो सकती है कि हम लॉकडाउन पर पुनर्विचार करें, जैसा अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर फैसले ले रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। सबसे पहले जहां तक आपने ये बात की, ये सबसे जरूरी है देखना कि सच में हमारे जो केसेस हैं वो अब जैसे ही लॉकडाउन ये खुला है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं जी। लॉकडाउन होने से हम काफी हद तक इसके जो संक्रमण का रेट था उसको काफी हद तक कम करने में कामयाब जरूर हुए थे, उसके रफ्तार को कम करने में। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुला है धीरे धीरे इसके संक्रमण का जो दायरा है वो भी बढ़ा है। इसमें वो चीजें मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा कि संक्रमण से हम जो सबसे पहले कर सके वो ये था कि हम अपने हॉस्पिटल्स को तैयार कर सके, हम अपने आप को जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको कहीं ना कहीं तैयार कर सके जो पेशेंट्स आने के जी। लेकिन साथ ही साथ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब अब लॉकडाउन खुला है तो सरकार के साथ साथ हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी बढ़ती हैं। कहीं ना कहीं हमने जो
लॉकडाउन के बाद जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा कंप्लीसेंसी वे में ले गए हैं हम, उसका जो ठीक से पालन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से संक्रमण निश्चित रूप से काफी बड़ा है और भयावह रूप लिया है। जी। सबसे इसमें जो जरूरी बात हमें ये रहनी देखनी पड़ेगी कि कारण क्या है इस संक्रमण के। सबसे पहले तो जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है, जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नहीं हो रहा। अक्सर अब आपके अगर चैनल्स पे देखें या कहीं भी हम देखें, अक्सर जहां पे अब लोग जो सड़कों पे आए हैं सोशल डिस्टेंस का पालन वो नहीं कर पा रहे हैं। जी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि धीरे धीरे अब हमारे जो टेस्ट का जो रेट है, अब हम उसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से टेस्ट जो संक्रमित मामले हैं वो भी जरूर ज्यादा आ रहे हैं, जिसको हम जो चेज द वायरस करके अगर ट्रीट कर पाए तो निश्चित रूप से उसको हम कम कर पाएंगे। कई सारी बातें कही हैं अब से प्रोफेसर साहब ने, उनके पास मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन हमारे साथ में लीलाराम गुर्जर जी हैं। गुर्जर साहब, इस देश में इस बात की बड़ी सराहना की गई कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा साहसिक फैसला लिया और देश को सही समय पर लॉकडाउन में ले गए, पर लॉकडाउन के कई सारे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक नुकसान के रूप में देखने को आए। जिस समय पर लॉकडाउन को और कड़ाई से करने की जरूरत है उस समय पर हमने प्रवासी मजदूरों को आने जाने की छूट दे दी। नतीजा बहुत बड़े विस्तार के तौर पर सामने आया। आप जनता के बीच में रहते हैं, सरकार की रीति नीति में हिस्सेदारी रखते हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि आप तमाम मजदूर अपने अपने ठिकानों पर पहुंचे हुए हैं। कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी तेज गति से संक्रमण और ज्यादा रफ्तार पकड़ रहा है। बतौर जननेता, क्या आप ये महसूस नहीं करते हैं कि देश को एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन के नुस्खे को, तरीके को अमल में लाना चाहिए? क्या नजरिया है आपका? नमस्कार जी। जी। मेरी अपनी सोच है, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जी, इसका ये परिणाम आया कि पूरे हिंदुस्तान में जी, जनसंख्या के आधार पर मैं बात कहना चाहता हूँ जी, कि सबसे कम संक्रमित हिंदुस्तान के लोग हुए। जी, परंतु ये भी सच्चाई है, जिस दिन से लॉकडाउन में ढील दी गई वो हमारी अर्थव्यवस्था की कह लीजिए या देश की कह लीजिए एक मजबूरी है। जैसे हरियाणा पंजाब में ही मान करके चले, जैसे धान का सीजन है जी, इसमें लेबर का इधर उधर आना जाना लगा रहता है और इससे ये भी सच्चाई है कि संक्रमित लोग ज्यादा हुए हैं। जी, परंतु ऐसी बात नहीं, जिस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी सरकारों ने काम करके, सामाजिक संस्थाओं ने अपना काम करके अपने नेतृत्व को निभाने का काम किया है, उसके परिणाम आज बहुत अच्छे भी आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कल ही एक डॉक्टर के अपने विचार थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील की है, सभी मुख्यमंत्रियों ने लोगों से अपील की है और सभी डॉक्टर या बुद्धिजीवी लोगों ने अपील की है और उनकी उस बात में यही दिखाया गया था कि आज हमें स्वयं भी अपनी ड्यूटी को समझते हुए इसमें सहयोग देना चाहिए। हमें खुद स्वयं अपने आप को बचाना चाहिए और जब हम अपने आप को बचाएंगे तब देश अपने आप बच जाएगा। जी गुर्जर साहब, जो आपने बात कही, हमें अपने आप जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हमें अपने आप को भूमिका निभानी चाहिए, पर आप बाजार की स्थिति देख रहे हैं, रेलम पेल मची हुई है। चाहे बाजार है, चाहे सब्जी मंडी है, दुकानें हैं, कुल मिलाकर संक्रमण के संदर्भ में जो अनुशासन चाहिए था वो अनुशासन दिखाई नहीं देता है। छोटे छोटे कस्बों में दिखाई नहीं देता है। रफ्तार बढ़ रही है। चिंता का विषय यह कि पहले हर रोज 2000 केस मिल रहे थे, फिर 4000 हुए, फिर 8000 हुए, 12000 हुए, इस समय 25000 28000 केस पर डे आ रहे हैं। बेड नहीं मिल पा रहे लोगों को। क्या ऐसे समय में हम केवल जहान की चिंता करें या जान को फिर से प्राथमिकता दें और लॉकडाउन के विकल्प पर विचार करें? सीधा सवाल आपसे। हिमांशु जी, मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के एक आवाज पर एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे 40 दिन अपने आप को अपने घरों में जिस प्रकार से छुपा करके रखा,
जिस प्रकार से अपने घरों के अंदर कैद करने का काम किया, जी मैं ईमानदारी से एक बात कहूंगा, शायद पूरे विश्व में किसी भी देश के जनता ने इतना किसी सरकार को सहयोग नहीं दिया होगा। जी परंतु ये भी सच्चाई है कि हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या का घनत्व शायद पूरे विश्व में हमारा सबसे ज्यादा भी है और लोगों की बाहर निकलना मजबूरी भी है, लोग ये चाहते भी हैं और लोग इस बात को समझते भी हैं कि आज बहुत भयानक स्थिति भी है और ये कोरोना बहुत ज्यादा हाई स्तर पर बढ़ भी रहा है और इसमें लोगों की अपनी मजबूरी भी है कि उनकी हर रोज की जरूरियात होती है, उनको बाजार में भी जाना पड़ता है, अपने काम पर भी जाना पड़ता है जी। और ऐसी बात नहीं है, लोग इसमें पूरा सहयोग भी दे रहे हैं, परंतु मेरा भी आपके माध्यम से एक जनता से अपील है कि इसको और ज्यादा अपना सहयोग दे करके इस महामारी से बचाने का काम करें। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये भी सच्चाई है, कोरोना एक दिन हारेगा और भारत जीतेगा। तो लीलाराम गुर्जर जी सरकार के स्तर पर फैसला नहीं, जनता के स्तर पर सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। सिंघदेव साहब हमसे जुड़ चुके हैं। सिंघदेव साहब, आपसे 2-3 सवाल हैं। इस विषय पर आपकी बड़े स्पष्ट नजरिया हमेशा हमें सुनने को मिला है कोरोना के संदर्भ में। आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या सरकार हाफ गई है, हार गई है और जनता को अपने भरोसे छोड़कर भाग गई है? सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जिस समय पर 100-200 केस बढ़ते थे, उस समय सख्ती के नए नए नियम आते थे, नए नए कानून आते थे, नए नए फरमान आते थे और अब जब संक्रमण की रफ्तार अंधाधुंध तरीके से बढ़ रही है, उस समय पे अनलॉक 1, अनलॉक 2 की बातें हो रही हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि मौजूदा परिस्थितियों में आप जैसा बुद्धिजीवी, केवल मंत्री नहीं, केवल कांग्रेस नेता नहीं, क्या देश में एक बार पुनः लॉकडाउन की जरूरत को महसूस करता है? क्या आपको लगता है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में दोबारा लॉकडाउन लाया गया, जर्मनी में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया, हिंदुस्तान में आज तक संक्रमण की रफ्तार रुकी नहीं है, घटी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि इस समय लॉकडाउन पर विचार करने की गंभीरता से जरूरत है देश के स्तर पर? जी हिमांशु जी प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम जी। आपने सरकार के संदर्भ में भी जानना चाहा कि क्या सरकारें मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या व्यवस्था के माध्यम से हार मान चुकी हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। ये शुरू दिन से, अगर हमने जनवरी से तैयारी चालू की थी तो जनवरी से ही इस बात को मन में रख के हम लोग चल रहे थे कि ये 1.5 साल का हम लोगों का संघर्ष रहेगा। कोरोना के साथ में कम से कम 1.5 साल का संघर्ष रहेगा। ये महीने, 2 महीने, हफ्ता 2 हफ्ता लॉकडाउन या कम दिन में जाने वाला नहीं है और मानसिक रूप से वैसी ही तैयारी करके चल रहे हैं। ये बात और है कि समय के साथ में थोड़ा फटीग महसूस करते हैं काम करने वाले, जो 24 घंटे खास करके काम करते हैं फ्रंट लाइन स्टाफ। बावजूद उसके किसी ने कमजोरी नहीं की है और न करेंगे। मैं विश्वास भी दिलाना चाहूंगा, जहां तक मैं छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की, अधिकारियों की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, पुलिस विभाग के हों, अन्य विभाग के हों, इनकी कर्मठता में, इनकी कमिटेड मंशा में कमी ना तो आई है, ना आएगी। न सरकार पीछे हटने की कभी भी मंशा रखेगी, न सरकार हटेगी कि हम नहीं कर सकते। जी, जो हम कर सकते हैं उसको साफ तौर पे सामने रखा है कि ये टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं, जानने की स्थिति हम लोग नया हर दिन, हर हफ्ते नया पुराना करते जा रहे हैं कि कई बातें नई आती हैं, उनका समावेश करते जा रहे हैं। रिसर्च चल रहा है, जानकारियां नई नई वैश्विक स्तर पे आ रही हैं, उनका समावेश अपने कार्यों में करते चले जा रहे हैं। तो कहीं भी पीछे हटने का प्रश्न नहीं। केवल ये सच्चाई है जो अभी पूर्व के साथी भी बोल रहे थे कि फ्रंट लाइन वर्कर में नागरिक भी हैं। जी, इस युद्ध में, कोरोना के युद्ध में शुरू के दिन से ही मैंने ये कहने की कोशिश की थी कि ये सरकारी अमले का युद्ध नहीं है, ये केवल फौज का युद्ध नहीं है जो सीमा में रहती है। सीमा में अगर हमारी फौज लड़ती है तो बाकी नागरिक घरों में रहते हैं। जी, इस कोरोना के युद्ध में फौज की जगह में स्वास्थ्य विभाग का अमला है, दूसरे विभाग का अमला है और उनके साथ में सेना के एक सिपाही के रूप में, एक अगुवा के रूप में प्रत्येक नागरिक है। ये अंतर है सीमा की लड़ाई में और कोरोना की लड़ाई में।
तो हम कोई भी शिथिल नहीं हो सकता। और सेना में अगर कोई टुकड़ी कहीं पर कमजोर होती है तो जो आक्रमण करता है या दुश्मन है वहां से घात करके अंदर जा सकता है। वही स्थिति यहां भी है जी। कोरोना के इस व्यापक युद्ध में नागरिकों के बीच में कोई भी हिस्सा अगर कमजोर हो गया, जागरूक कम रहा या शिथिल हो गया अपने प्रयासों में, चाहे वो शासन हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, चाहे नागरिक हो, तो कोरोना वहां पर हमारे समाज में घुसपैठ कर सकता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन जो स्थितियां हैं उनसे पीछे हटने की बात नहीं है। आपने लॉकडाउन की भी बात कही, तो ये भी सही बात है कि विश्व में ये बात सामने आ रही है कि जहां कोरोना को कंट्रोल होते करते देखा हमने राज्यों में, देशों को, वहां पर उसमें फिर से बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। और इसीलिए शुरू से जो मैंने कहा कि कम से कम छत्तीसगढ़ में हम लोग इसको महीने की लड़ाई या महीने की तैयारी नहीं देख रहे थे, साल डेढ़ साल की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। तो जो भी परिस्थिति छत्तीसगढ़ में आएगी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो इसकी योजना में लगे हुए उनके लिए कोई नई बात होगी। हम लोग मान के चल रहे हैं। आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं इस चर्चा को केवल छत्तीसगढ़ के संदर्भ में केंद्रित नहीं कर रहा हूं, मैं देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं। और सवाल जो मैंने कहा था कि सरकार हिम्मत हार रही है, जिम्मेदारी से भाग रही है, उसका कारण यह है इस बात को कहने का कि जब यह मामला आया था सामने, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो देश एकजुट होकर इसे लड़ रहा था। केंद्र सरकार लीड कर रही थी, राज्य उसका अनुसरण कर रहे थे और हम उस लड़ाई को लड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे संक्रमण बढ़ा है, केंद्र ने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ा है और राज्यों को भरोसे छोड़ दिया। राज्य अपने स्तर पर फैसले ले रहे हैं, राज्य अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और नतीजा सामने देख रहे हैं कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। कोई राज्य लॉकडाउन अपने स्तर पर बढ़ाता है, कोई खोल देता है, कोई बसें जाने दे रहा है, कोई बस रोक ले रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि देश चाह क्या रहा है। तो आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति से केवल एक राज्य के संदर्भ में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के संदर्भ में उत्तर की अपेक्षा हम करते हैं कि क्या आपको नहीं लगता है कि जो लड़ाई गंभीरता से शुरू हुई थी, वो जीते बगैर बीच में ही शिथिल हो गई है? इस बात से आपका इंकार, इस बात से आपकी कोई दूसरी राय? हिमांशु जी, इसमें दिख ऐसा जरूर रहा है और कुछ हद तक आगे आके जो केंद्र सरकार पहले लीड कर रहा था, उस स्थिति में परिवर्तन अवश्य दिख रहा है, क्योंकि उस व्यापकता से केंद्र सरकार इस मुहिम को लीड करता अभी नहीं दिख रहा। कई राज्यों ने कहा कि हमको विकेंद्रित किए जाए कुछ अधिकार नियंत्रण करने के, तो वो स्थिति बनी है। लेकिन आज भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है देश में, हर राज्य उसी के तहत काम कर रहा है। किसी भी राज्य को अनुमति नहीं है कि जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है उसमें कोई शिथिलीकरण वो कर सके। तो आज भी जो भी व्यवस्थाएं हैं, शिथिलीकरण करने का अधिकार किसी राज्य सरकार को नहीं है। उनकी परिस्थिति वश अगर वो परिवर्तन लाना चाहते हैं कड़ाई में, तो वो नियमों को, व्यवस्थाओं को केंद्र सरकार की कड़ा कर सकते हैं। एक चार्ट में दिखाना चाह रहा हूं, अपने देश के लिए कहा, तो आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों के रिकवरी रेट अलग अलग है। यहाँ आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से कर्नाटक है जो सबसे कम रिकवरी रेट दिखा रहा है। ये मैंने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं दिखाया, बाय चांस छत्तीसगढ़ रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दर्शा रहा है 80%, कर्नाटक में दिखा रहा है 40%। तो ये बढ़ते हुए ग्राफिक्स के प्रदर्शन से हमको ये दिखेगा कि अगर हमको एक्शन लेना है तो हर राज्य की स्थिति के हिसाब से अलग अलग सतर्कता से और सख्ती से आवश्यकता है कार्य करने की। तो ये वास्तविकता है, एक जूता सबके लिए ऐसी स्थिति ना तो है ना होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों की स्थिति के आधार पे और हर राज्य के अंदर उनके अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति के आधार पे निर्णय लेने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने ऊपरी नियम बना रखे हैं, राज्य सरकारों को उनको लागू करना है। न केंद्र सरकार शिथिल कर सकती है, न राज्य सरकार शिथिल कर सकती है। लेकिन सिंह साहब, मैं दीपक जैन साहब मैं दीपक जैन साहब के पास जाऊं, उससे पहले आपसे फिर से एक बार दोहराता हूं, आप सब कुछ कर रहे हैं, दोनों सरकारें सब कुछ कर रही हैं, पर इस सच्चाई से इंकार करते हैं क्या? मामला स्पेन में भी आया था, मामला इटली में भी आया था, मामला जर्मनी में भी आया था, इंग्लैंड में भी आया था। वहां पर संक्रमण के केसेस वक्त के साथ घटने लगे, लेकिन हिंदुस्तान में जब से केस मिलना शुरू हुए हैं,
तब से लगातार प्रतिदिन केसेस मिलने की रफ्तार बढ़ ही रही है, घटी नहीं है। ये एक गंभीर स्थिति है। क्या ऐसी परिस्थिति में कोई कड़े फैसले लेने के संदर्भ में जरूरत आप महसूस नहीं करते? आपका इंकार है इस संदर्भ में कि कोई कड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है? लॉकडाउन हमने 100-200 केसेस होने पे लगाया, 1 लाख पे पहुंचने को हुए तो खोल दिए, और आज महज 20 दिन के भीतर 8 लाख को पार कर चुके हैं। 1 लाख केस 80 दिन में हुए थे, अब 1 लाख केस 4 दिन में हो रहे हैं। तो भी आपको लगता है सब कुछ ठीक है और हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं? निश्चित रूप से हिमांशु जी, बहुत कुछ करने की और करते रहने की जरूरत है। अंतर क्या आया कि अन्य देशों की जो स्थिति थी, शुरू में उनके यहां भी 0 केस थे जी, और हमारे देश से पहले कोरोना उनके यहां पहुंचा, और जो पीक उनने पहुंची, उनकी पीक हमारे बहुत पहले पहुंच गई थी जी, और कई देश थे जिन्होंने वहां लॉकडाउन नहीं किया और वो पीक घट के अब वहां पर कम दिख रहा है। हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं जी। बाकी जो विदेश हैं, आपने यूरोप इत्यादि, चाइना से चालू करके अमेरिका तक इत्यादि, तो हम उनसे पीछे चल रहे हैं। तो हमारा बढ़ने का क्रम अब आ रहा है। ये नहीं कि एक साथ कोरोना हर देश में पहुंचा, भारत में निश्चित रूप से बाद में पहुंचा, और जैसे वहां बढ़ा और घटा, हम अभी बढ़ने के तरफ हैं। लॉकडाउन जो देश में लागू किया गया था वो कोरोना के कारण नहीं किया गया था, कोरोना की संख्या के कारण नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय तो औचित्य ही नहीं था संख्या के आधार पे। वो लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि हमारे देश में तैयारी ही नहीं थी, उपकरण नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, टेस्टिंग किट्स नहीं थे, पीपीई किट्स नहीं थे, और क्योंकि ये हमारे पास सामग्रियां नहीं थी, हम पता ही नहीं कर सकते थे कितने लोगों को कोरोना का संक्रमण हो सकता है या हुआ है। इसलिए वो लॉकडाउन पहले ला दिया गया, और अब लॉकडाउन शिथिल करना पड़ा व्यावसायिक कारणों से भी मुख्य रूप से, और टेस्टिंग किट होने के कारण। ये एक और ग्राफिक में इसीलिए दिखा रहा था, ये मृत्यु दर को अगर आप देखेंगे जी, तो ये मृत्यु दर भी साफ आपको दिखा रहा है कि अलग अलग राज्यों में, एक तरफ आपका गुजरात है जहां मृत्यु दर 100 में 5 सबसे ज्यादा देश में है, और एक तरफ यहां पर असम है जहां 100 में 0.2 है जी, हर 100 में 0.2 है। तो ये स्थितियां हैं। अमेरिका 10 पार कर चुका था, इटली 14 पार कर, इसकी जो स्थिति थी वहां कहीं ज्यादा जाके अब वो घट रही है। हम पीछे से चालू करके ऊपर जा रहे हैं और देश में निश्चित रूप से बढ़ेगा, और जहां नियंत्रण कमजोर दिख रहा है वहां राज्यों को जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि अब राज्यों का ये अधिकार क्षेत्र आ गया है उनकी मांग के अनुसार कि अगर आपको आवश्यकता पड़े, और कुछ राज्यों ने किया भी है। मैंने 2 दिन पहले सुना था कर्नाटक ने लागू किया है, बंगाल में अलग चल रहा है, उड़ीसा में अलग चल रहा है, बीच में पंजाब ने बहुत दिन तक लॉकडाउन को एक्सटेंड करके रखा, उन्हें तो कर्फ्यू लगा के रखा था जी। तो राज्यों को अपनी स्थिति के अनुसार निश्चित रूप से ये निर्णय, राज्यों को अपनी स्थिति के अनुसार फैसले लेने चाहिए, ये सिंहदेव साहब का कहना है। मैं एक बार फिर डॉक्टर दीपक जैन के पास आता हूं। जैसा आपने लीलाराम गुर्जर जी की भी बात को सुना, सिंहदेव साहब की बात को भी सुना। सिंहदेव साहब ने हमारे प्रधानमंत्री जी से उलट बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने जब हमें संबोधित किया था राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से, तो ये कहा था कि कोरोना की चेन 21 दिन में तोड़ दी जाएगी। महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता था, कोरोना से 21 दिन में जीत जाएंगे। सिंहदेव साहब का कहना है कि जीतना बीतना कुछ नहीं था, तैयारी करनी थी, इसलिए लॉकडाउन लगाया था। मेरा आपसे सवाल इस बात का है बतौर विशेषज्ञ, क्या आपको लगता है कि हम केवल ये इंतजार करें, जैसा सिंहदेव साहब ने कहा कि अभी हमारी पीक नहीं आई है, पीक मानेंगे किसको? क्या कोई आंकड़ा है कि 25,000 पर डे आना पीक है, 40,000 आना पीक है, 50,000 आना पीक है, या लगातार बढ़ता रहेगा और हम इस दलील के साथ में निश्चिंत रहेंगे कि अभी पीक आना बाकी है? या लॉकडाउन जैसे किसी फैसले से किसी अंजाम पर पहुंचने की, समाधान पर पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं? या कुल मिलाकर हमारी स्थिति टेस्ट कराने, लोगों को इलाज करते हुए देखने की, सो कॉल्ड, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कोई इलाज नहीं है, और लोगों को मरते हुए देखने की है क्या वस्तुस्थिति? विशेषज्ञ के तौर पर आपसे अपेक्षित उत्तर। हिमांशु जी, आपका क्वेश्चन काफी रेलेवेंट है, लेकिन मैं एक बात जो सबसे जरूरी है वो ये कहना चाहता हूं कि ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। ऐसी स्थिति इस सदी में हमने नहीं देखी जी। जब कोरोना वायरस का पहला केस आया चाइना में 2019 में, उसके बाद जब इंडिया में केस आया, आपको उसकी ना तो पैथोफिजियोलॉजी पता थी, ना उसका संक्रमण पता था कि किस तरह हो रहा है, और
ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, इवॉल्विंग प्रोसेस है, जहां हर रोज एक नई थ्योरी सामने आ रही है। जी, इवॉल्विंग फेस है जिसमें हमें ये अभी भी ये हासिल करना कि इसके संक्रमण कैसे हो रहा है, इसके संक्रमण का रेट क्या है, ये भी अभी पूरी तरह से नहीं पता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम कोई 100 मीटर की रेस या 200 मीटर की रेस में भाग नहीं ले रहे, ये एक मैराथन दौड़ है, ये हमें अच्छे से समझना होगा। जी, इसमें जैसे सिंहदेव साहब ने कहा, इनके बिल्कुल सही, मैं इनके बात से बिल्कुल सहमत करता हूं कि ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसको बहुत ही हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ लड़ना है। जी, जहां तक बात है लॉकडाउन की, एज अ मेडिकल प्रोफेशन मैं साफ कहूंगा कि हमें जरूर एहतियात करनी है फिजिकल डिस्टेंसिंग की। जी, चाहे वो लॉकडाउन से होता है, चाहे वो आप उसको किसी भी तरह से कानूनी रूप से किस तरह उसको अमली जामा पहनाते हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि हर राज्य की स्थिति अलग है, हर शहर की स्थिति अलग है और हर जगह की स्थिति अलग है। तो हम शुरुआती जो लॉकडाउन था वो सिर्फ आपको देखिए रेट्रोस्पेक्टिवली ही हम इस चीज को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो जब भी लॉकडाउन हुआ है तो उसमें हमारी तैयारी क्या थी, हमने अपने आप को किस तरह से तैयार किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। मैं आपको एक सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मतलब इंडिया की बात करें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बिल्कुल कमजोर है। आप इटली में देखिए तो जो उनकी पर केस फैटेलिटी है पर 100, वो 14 से भी ज्यादा है। और आप इंडिया में अगर हम देखें तो हमारी केस फैटेलिटी 3.2 है। तो कहीं ना कहीं हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में कामयाब हुए। मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा कि वो अब हमने किस तरह से, किस राज्य की स्थिति क्या है। तो हर सरकार का ये पूरा दायित्व बनता है कि उन्होंने उसको, जो लॉकडाउन है, चाहे वो उसको रिस्ट्रिक्टिव रूप में लगाएं, चाहे उसको बड़े रूप में लगाएं, ये उनकी वो अपना दायित्व बनता है कि वो इस संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, मैं इसके अलग अलग सरकारों का दायित्व सिर्फ लॉकडाउन पर आकर खत्म नहीं होता। अगर हमें देखें तो हमें इसके जो अब हमें केस जो डिटेक्ट करने हैं, टेस्ट की फैसिलिटी भी बढ़ानी है। अब देखिए, ये जब लंबी लड़ाई लड़ती है तो हर समय आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, केसेस की किट्स आ गई हैं। अगर आपने अभी देखा होगा तो WHO ने धारावी की बहुत बड़ी तारीफ की है कि वहां पे हम काफी हद तक कंटेनमेंट करने में कामयाब हुए हैं। और अगर आप देखेंगे कि अगर आप धारावी में हम काफी हद तक कंटेन कर पाए हैं, और वहां हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो थी चेज द वायरस। आप जाइए, हर जगह पे केसेस को टेस्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट को ट्रेस कीजिए, और उसके बाद आप देखिए कि इतनी बड़ी धारावी में हम वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले खड़े हैं, जहां पर फैसिलिटी के नाम पर अगर आप किसी भी तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हर चीज का पॉजिटिव जो है वो यही है कि हमें ये लड़ाई लंबी लड़नी है। हमने अपने आप को तैयार कर लिया है, हमने अपने आप को तैयार कर लिया है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, ये डॉक्टर दीपक जैन का कहना है। लेकिन उन्होंने मर्म की बात जो कही थी और धारावी का जो उदाहरण दिया वो किया फिजिकल डिस्टेंसिंग और टेस्टिंग के संदर्भ में। महत्वपूर्ण बात यह है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में जो देश के तमाम इलाकों से के दृश्य देख रहे हैं तो वो साफ समझ में आ रहा है, जब तक सरकार सख्त नहीं होगी तब तक केवल इतना कहने मात्र से कि जनता की जिम्मेदारी है, समाज को दायित्व बोध होना चाहिए, उससे समाधान निकलने वाला नहीं है। भाषण अच्छा लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग मान नहीं रहे, सड़क पर उतर रहे हैं, भीड़ के रूप में दिख रहे हैं, और अगर ये भीड़ दिखती रहेगी तो फिर जाके कोरोना से लड़ाई लंबी नहीं, बहुत लंबी ही बढ़ती रहेगी। धारावी के संदर्भ में उदाहरण इसलिए आया कि धारावी के अंतर्गत लोगों को रोक दिया गया, लोगों को चेस किया गया, जो संक्रमित हैं उनको आइसोलेट किया गया। लेकिन एक सीमित इलाके में ये ऐसा करना और पूरे देश में व्यवस्था बनाना, दोनों में अंतर है। विचार करने की जरूरत है सरकार को कि लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला उसे आज लेना है या कुछ समय बाद, लेकिन कोई ना कोई कदम उठाने की जरूरत पूरे देश में है, इस बात से इंकार नहीं कर सकता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।